हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 6 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ओके, डेली मॉर्निंग में मैं सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। अब देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है जय हिंद जय भारत। ओके, थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी विचार के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आज है 6 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। इससे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले क्या करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक क्या हो, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में, एक सेकंड ब्रश का सिलेक्शन कर लेते हैं। हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया है? When has coal mineral day been सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यानी कि कोयल मिनरल डे मनाया जाता है 4 मई को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 4 मई को हम क्या मनाते हैं, कोयला खनिज दिवस मनाते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर साल 4 मई को राष्ट्रीय कोयला खनिज, ओके यहाँ पे खनिज कर दीजिएगा, कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। भारत में कोयला खनन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1774 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और स्वेटोनियस जॉन समर एंड स्वेटेनियस ग्रैंड हिटली ने दामोदर नदी के पश्चिम किनारे के साथ रानीगंज कोल फील्ड में वाणिज्य की खोज की थी। तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। ईयर क्या है? 1774। ओके, इसी दौरान देश में 1760 और 1840 के बीच औद्योगिक क्रांति भी चल रही थी, जिसमें कोयले के इस्तेमाल के बड़े पैमाने पर ईंधन और लोकोमोटिव इंजन और गर्मी इमारतों में किया गया था। ओके, तो ये यहाँ से पता चलता है आपको कि 4 मई को हम क्या मनाते हैं, नेशनल कोयल मिनरल डे मनाते हैं। ओके, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 में ही हो गई थी। ओके, तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेकंड क्वेश्चन आप सबके सामने। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना? ओके, तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख रहे हैं इन्हें, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के क्या है, सीएम है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? सी ऑप्शन इज करेक्ट है। उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। ओके, मुख्यमंत्री धामी ने, पेन का कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की घोषणा की है। अब इस योजना के तहत एएनएम जीएनएम पास युवाओं को जर्मनी, जापान आदि अन्य देशों में नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, हॉस्पिटलिटी के लिए रोजगार दिलाया जाएगा। इसके लिए 11 संस्थाओं से भी प्रस्ताव मिल चुके हैं। चुने हुए युवाओं को विदेशी भाषा सीखने के लिए कुल खर्च में 20%, 20% जो है सरकार ही उसको उनका खर्च वहन करेगी, उठाएगी। ओके, उत्तराखंड के युवाओं को अब जापान, जर्मनी जैसे देशों में रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत सरकार ये सुविधाएं देने जा रही है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर अब उत्तराखंड में सेतु यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। तो नीति आयोग से भी उत्तराखंड के इस स्कीम के लिए यहाँ पे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जो कि क्या है, जीएनएम एएनएम जितने भी युवा जो यंगर पर्सन है, वो इन सभी को क्या कर सकते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे जीएनएम और एएनएम कर रखा है, उन लोगों को अब रोजगार दिलाने का जिम्मा भी किसने उठा लिया है? मुख्यमंत्री धामी ने। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ हुई है, किसने की है? तो शुरुआत उत्तराखंड में हुई है, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है।
हाल ही में, क्यों, पहले पेन ले लेते हैं एक बार। हाल ही में यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट में किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर एज अ कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न इन द रिसेंट यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट? ओके, तो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, यानी इंडिया। यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट में भारत को चिंता चिंता का देश घोषित किया है। ओके, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूएससीआईआरएफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल रिलीजन्स फ्रीडम, ने हाल ही में अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो 2022 के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के प्रचार में सुधार के लिए सिफारिशों का प्रदान करती है। भारत ने इस रिपोर्ट की आलोचना की जब उसने सिफारिशों की देशों में लगातार चौथे वर्ष नामांकित किया जाएगा तो भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में वहां पे लिस्ट में बताया गया है कि जो भारत है वो विशेष चिंता का देश है। ओके, यूएससीआईआरएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रीजनल फ्रीडम्स की रिपोर्ट में सिफारिश की बात करें तो इसमें क्या क्या बातें कही गई है? धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए 17 देशों को विशेष चिंता वाले देशों में यानी सीपीएस के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत सहित 5 अन्य देशों को सीपीसी के रूप में नामांकित की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में 11 देशों को स्टेट डिपार्टमेंट के एसडब्ल्यू में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। श्रीलंका भी इनमें से एक है और 2022 में धार्मिक स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति के कारण पहली बार प्रस्तावित किया गया था। तो यूएससीआईआरएफ के द्वारा 2023 की रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता का देश कहा गया है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत खंड में आरोप लगाया है जो कि 2022 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती गई है। पूरे साल के दौरान भारत सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य और स्थानीय स्तरों पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया है और लागू किया है। इसमें धर्मांतरण, अंतर धार्मिक संबंधों, हिजाब पहनने और गो हत्या को लक्षित करने वाले कानूनों को भी शामिल किया गया है, जो मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों, दलितों और आदिवासियों यानी स्वदेशी लोग और अनुसूचित जनजातियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया है। ये सभी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 2023 यूएससीआईआरएफ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान है, फिर है बर्मा, चाइना है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको इंडिया भी इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। स्पेशल वॉच लिस्ट में देखिए आप अल्जेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है, क्यूबा है, इजिप्ट है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे और सभी भी कंट्रीज हैं जो कि इस स्पेशल डब्ल्यू लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। इंडिया को जो है विशेष यहाँ पे बताया गया है कि देश का चिंता है ना, देश की चिंताओं के बारे में बताया गया है, विशेष चिंता के बारे में बता दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टैंक पार्क की आधारशिला रखी है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विगा टैंक पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट होगा यहाँ पे, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है गाइज आंध्र प्रदेश। पर्टिकुलर इमेज से आप लोगों को पता ही चल गया होगा ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका नेम आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। ठीक है, इमेज से तो आप पहचान ही रहोगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने बुधवार को भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। इन्होंने करेंगे नहीं, किया है इन्होंने। मुख्यमंत्री भी विशाखापट्टनम में अडानी समूह के विजाग टेक पार्क लिमिटेड, ताराकर्मा तीर्थ सागर परियोजना के लंबित कार्य और विजयनगर
विजयनगरम में चिंतापल्ली फिश लीडिंग सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। इन्होंने यह प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए भोगापुरम हवाई अड्डे के 3 साल के भीतर 4,552 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होने की जिम्मेदारी ली है। तो इसी बीच में बताया गया है कि यातायात में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने के लिए सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें यहाँ पे थी। बात करेंगे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के बाद वे दौरे का आयोजन किया है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड अ टूर आफ्टर कंसल्टेशन विद द फॉरेन ऑफिस। तो कंसल्टेशन के बाद फॉरेन ऑफिस जो है यहाँ पे विदेशी कार्यालय परामर्श के बाद दौरे का आयोजन किया गया है, किस देश के साथ? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी इजिप्ट, मिस्र के साथ। ओके, भारत और मिस्र ने बुधवार को काहिरा में विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौरे का आयोजन किया है, जहां दोनों पक्षों ने राजनीतिक, व्यापारिक और वाणिज्य को कवर करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की व्यापक समीक्षा की है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है ओसाफ सईद और सचिव हैं ये हमारे सचिव CPB और OIA ने किया है। मिस्र के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री अयमान कामले ने किया है। दोनों पक्षों ने बयान के अनुसार राजनीतिक, व्यापार और वाणिज्य, निवेश, विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों से लोगों के संपर्क को कवर करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की व्यापक समीक्षा की है। ओके, तो ये सभी बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सबनीम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रिसेंटली विच कंट्री द फास्टर बॉलर सबनीम इस्माइल हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पर डी यानी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की तेज तर्रार गेंदबाज है सबनीम इस्माइल, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना संन्यास ले लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट्स की, तो दक्षिण अफ्रीका की स्टार हैं, तेज गेंदबाज हैं सबनीम, जिन्होंने 3 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपने 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर पर तत्काल प्रभाव और विराम लगाया है, संन्यास की घोषणा कर दी है इन्होंने। ओके, तो इनका करियर जो है कुल मिलाकर 16 साल का रहा है। इन्होंने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह दुनिया भर में होने वाली T20 क्रिकेट में मौके मिलने पर जरूर एक्शन में नजर आएंगे। यानी इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया, लेकिन T20 के जितने भी क्रिकेट के मैच होंगे वो क्या करेंगे, उन सब में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस्माइल को तेज गति और उनके जुनून के लिए खास पहचान मिला है। 34 साल की हैं ये सबनीम, जिन्होंने 2007 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। वे हाल ही में भारत में शुरू हुए वुमेन प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ओके, तो ये सभी बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 7th, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? Which state has been ranked as the innovation state in recently National Manufacturing Innovation Survey? तो गाइज यहाँ पे 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण सर्वे में कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे विनिर्माण फर्म के बीच नवाचार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कर्नाटक जो है कुल मिलाकर सबसे अभिनव राज्य है। उसके बाद तेलंगाना है एंड फिर तमिलनाडु है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है? यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आया कर्नाटक, सेकंड पोजीशन किसने ली है? तेलंगाना ने, एंड थर्ड पोजीशन किसने ली है? ये ली है तमिलनाडु ने। ठीक है, इस महीने में शुरुआत में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 में यह पाया गया कि विनिर्माण में सर्वेक्षण पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर
सबसे कम है, और उसके बाद बिहार में सबसे कम है विनिर्माण और नवाचार। ठीक है, 2021-22 की रिपोर्ट बता रही है ये। ओके, 28 राज्य और 6 केंद्र शासित यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में 8,000 से अधिक फर्मों में अपना सर्वेक्षण करने वाली रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि विनिर्माण में नवाचार बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, विनिर्माण में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने में भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक में उच्च रैंकिंग हासिल होगी। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे कि अभिनव राज्य किसे कहा गया है। ठीक है, तो कर्नाटक का है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? तेलंगाना है। थर्ड पोजीशन पे कौन है? तमिलनाडु है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड है, इसमें है कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में पाया गया है कुल मिलाकर कर्नाटक को अभिनव, अगेन ये रिपीट हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लाइन में दादर और नागर हवेली, ठीक है, और दमन व दीव, तेलंगाना, तमिलनाडु स्थान आते हैं इसके बाद, यानी कर्नाटक के बाद ये सभी जो है यहाँ पे यूटी है कुछ हमारे, जैसे कि दादर नागर हवेली और दमन और दीव, और तेलंगाना तमिलनाडु, ये हमारे दो स्टेट हैं जो कि इनके बाद आते हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का मैं बताऊं यहाँ पे कि इन लोगों ने रैंक कितनी हासिल की है। तो तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे कितनी है 46.18% है, और कर्नाटक की कितनी है 39.1% 10%। तमिलनाडु की बात करें तो 31.90%। अभिनव फर्मों का उच्च हिस्सा था। उड़ीसा, बिहार, झारखंड ऐसे फर्म सबसे कम हिस्सेदारी रखते हैं। उड़ीसा रखता है यहाँ पे 12.78 और बिहार रखता है 13.47%, झारखंड रखता है 13.71%। ओके, तो यहाँ पे और भी हमने थोड़ा डिस्क्राइब कर लिया यहाँ पे कि तेलंगाना, कर्नाटक के कौन कौन से परसेंटेज है। बस आप इतना याद रखना कि कर्नाटक जो है वो क्या है, अभिनव राज्य का इसे दर्जा मिला है, फर्स्ट पर कर्नाटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 क्वेश्चन। हाल ही में किसी ने भारतीय किसे, ओके यहाँ पे गलत हो गया ये, हाल ही में किसे भारतीय SMB का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है। रिसेंटली समवन हैज लॉन्च्ड द 2 न्यू इनिशिएटिव टू सपोर्ट इंडियन SMB। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने समर्थन किया है इंडिया के SMB के लिए, यानी स्मॉल मीडियम बिजनेस। ठीक है, छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए उनकी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के हर चरण में समर्थन देने के लिए प्रयास को गहराते हुए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने 2 नई पहल शुरू की है। पहली पहल क्या है इसमें, SMB केंद्र वेबसाइट है, और एक समर्पित क्या है, हेल्पलाइन। ठीक है, SMB केंद्रीय वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए। इसका उद्देश्य है भारत में व्यापार मालिकों और उद्यमियों को साथियों के साथ नेटवर्क बनाना, उनके कौशल को बढ़ाना और समग्र विकास हासिल कराना। जबकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन SMB को उनकी तत्कालीन नेगेटिव करने के मदद के लिए समर्पित समर्थन प्रदान करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9th क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की ओलंपिक पदक विजेता स्प्रिटी टोरी बावी का निधन हुआ है। विच कंट्रीज ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बावी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो गाइज वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी अमेरिका की थी स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिटी टोरवी बावी, जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें, ये अमेरिकी पर्सन है जिनका नाम है स्प्रिटर टोरी बोवी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2016 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली है अमेरिकी स्प्रिटर टोरी बावी का अचानक निधन हो गया है 32 साल की उम्र में। इन्होंने रियो ओलंपिक में 3 मेडल जीते थे, जो कि 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण जीता था, और 100 मीटर रिले में इन्होंने रजत जीता था। वहीं 200 की मीटर दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओके, तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है।
what age has Arun Manilal Gandhi, the grandson of Mahatma Gandhi, passed away recently? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी 89 की एज में इनकी मृत्यु हो गई है, जिनका नाम है मणिलाल गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी के पोते थे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो महात्मा गांधी के पोते हैं अरुण गांधी का संक्षिप्त बीमारी के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया है। उनके बेटे हैं तुषार गांधी, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। पीटीआई ने बताया है कि उन्होंने बताया है कि 89 साल के लेखक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का अंतिम संस्कार आज कोल्हापुर में हुआ है। तो वो एक लेखक थे, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ओके, 14 अप्रैल 1934 को डरबन में मणिलाल गांधी और सुशीला मसरूवाला के घर जन्मे अरुण गांधी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दादा के नक्शे कदम पर कार्य करते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।